संभव है कि आपके मन में अब भी सवाल हो कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड जीत की बात गुजरात में कर रहे हैं। इतिहास याद कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात की राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री साल 2001 में एंट्री होती है। उससे ठीक पहले उसी साल जनवरी महीने में गुजरात के बड़े हिस्से में भीषण भूकंप के बाद केशुभाई पटेल की सरकार की आलोचना हो रही थी। तब बीजेपी आलाकमान ने गुजरात के भविष्य के गदर को संभालने के लिए मुख्यमंत्री पद पर केशुभाई की जगह नरेंद्र मोदी को बिठाया था। यह कहानी बताती है कि इस सदी की शुरुआत से ही गुजरात में सत्ता विरोधी माहौल को संतुलित करने के लिए चेहरे बदलने की राजनीतिक प्रथा चली आ रही है। उसी लकीर पर अब भी गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, सरकार के सभी मंत्री बदल जाते हैं, फिर उम्मीदवारों के चयन में टिकट पाने वाले चेहरे बदल जाते हैं। गुजरात प्रयोगों की धरती बन जाती है। मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल को देश के सामने रखकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हासिल की। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी हो, चारो मारो माछीमारी हो, चाहे शहर में रहते हो कि गामड़ा में रहते हो, आत्मविश्वास થી ભરેલો છે। અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે, પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। गुजरात सत्ता के समीकरण साधने वाले कई प्रयोगों की प्रयोगशाला रह चुका है। 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने खाम वाला प्रयोग किया। खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम का फॉर्मूला। 1990 में जनता दल के नेता चिमन भाई पटेल ने कोकम थ्योरी लाए। इस फॉर्मूले में कोली, कड़बी और मुस्लिम शामिल थे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के वक्त गुजरात हिंदुत्व की बीजेपी की प्रयोगशाला बना। 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि उनके समय में टीना फैक्टर चला, यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं। और फिर 2019 में गुजरात में ओटीपी फॉर्मूले के प्रयोग पर जोर रहा, यानी ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार। ऐसे ही प्रयोगों की धरती पर बीजेपी ने अब की बार जब टिकटों का बंटवारा किया तो प्रयोग धर्मिता छोड़ी नहीं। कैसे, इस बात को समझने के लिए आपको पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान का एक बयान सुनाते हैं। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। नरेंद्र मोदी के शब्दों पर आपने गौर किया हो तो ध्यान दीजिए। चुनाव मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, नए रिक्रूटमेंट का अवसर, खुद को तराशने का अवसर। चुनाव यानी एजुकेशन की फील्ड। इलेक्शन को ओपन यूनिवर्सिटी की तरह लेने वाले प्रधानमंत्री अपने ही राज्य में इलेक्शन की परीक्षा में लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे गुजरात में बीजेपी का प्रयोग है टिकट काटकर जनता की स्थानीय असंतुष्टि को कमजोर करना। 2007 में गुजरात में बीजेपी ने 18 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, 127 सीटें कुल जीत ली। 2012 में गुजरात में बीजेपी ने 27% विधायकों के टिकट काटे, 116 सीट के साथ सत्ता में वापसी की। 2017 में 30% तत्कालीन मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर भी सत्ता बीजेपी हासिल की थी। इस बार 2022 में 38 मौजूदा विधायकों के टिकट बीजेपी काट चुकी है। क्या सत्ता में वापसी का ये प्रयोग सफल होता रहेगा? गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली तो सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए। भाइयों, जिन मुख्यमंत्री का नाम अभी प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में लेते हैं, वो भी सियासी प्रयोग के तहत ही गुजरात में आए, जिसकी नींव पिछले साल अगस्त सितंबर में डाली जाने लगी थी। 27 साल से एक ही पार्टी के शासन के खिलाफ संभव है। जब गुजरात में सत्ता विरोधी लहर का जन्म हो सकता है, तब पिछले साल 11 सितंबर को अचानक विजय रूपाणी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ। 13 सितंबर को चौंकाने वाले नाम के तौर पर पिछले साल भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर गुजरात में पुराना मंत्रिमंडल बदलकर नए चेहरों को मौका मिला। फिर टिकट भी इस बार बढ़ता है तो बिना किसी विवाद के चुपचाप वरिष्ठ चेहरे खुद को चुनाव में ना उतारने का ऐलान कर देते हैं। इस बार चुनाव में नए लोगों को, नए कार्यकर्ता को
ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसा पत्र भी मैंने हमारे वरिष्ठों को लिखा है। मैं ये विधायक बनना नहीं चाहता और मैंने सामने से ये पत्र लिख के उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी को भेजा और मैंने ये पत्र पब्लिश भी इसलिए किया मीडिया के थ्रू, गुजरात की पूरी जनता की जानकारी के लिए, हमारे लाखों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए। मैं धोलका विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा ऐसी इच्छा मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है। मैं पार्टी का जितना भी आभार व्यक्त करूं इतना कम होगा। सवाल उठता है, क्या ये सब गुजरात में पहले से एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने को लेकर किया गया? तब याद करना जरूरी है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की बात पर नरेंद्र मोदी क्या कहते आए हैं। पहले के जमाने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना, डिलीवरी के तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, दिन रात की मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहां हो रहा है तो कल मेरे यहां भी होगा। गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी का ही इसे असर कहेंगे कि 42 से 49% के बीच पिछले 27 साल में बीजेपी का वोट शेयर रहा। हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी रही लड़ाई में अब क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद गुजरात फिर से किसी नए प्रयोग का साक्षी हो सकता है?